हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अगर सही तरीके से मुकदमे को लड़ते हैं तो कुछ भी हो सकता है आपके फेवर में। आज एक मामले में आर्ग्यूमेंट लगे हैं, पूरा मामला हम लोगों ने चलाया। अभी तक 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से टोटल 2,32,000 रुपये मेंटेनेंस लड़का दे चुका है। और आज हम जा रहे हैं उस मेंटेनेंस को वापस क्लेम करने। यानी हमारी प्रेयर है कि इनका केस तो खारिज किया ही जाए और जो 2,32,000 रुपये वो हमको वापस लौटाए जाए, क्योंकि वो 2,32,000 रुपये हमसे धोखाधड़ी करके लिए गए। अगर इसका जजमेंट हमारे फेवर में आता है तो मैं आपको पूरा मामला ये बताऊंगा और इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। आपको जजमेंट भी बताऊंगा कि किस तरह से हम यहां तक पहुंचे। लड़का दिल्ली से है और आज फाइनल आर्ग्यूमेंट है 3 केसेज में, और देखते हैं दोस्तों इसका क्या जजमेंट आता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसका जजमेंट हमारे पक्ष में आता है, आप ये कह सकते हैं फिर कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। पूरे तथ्य बताऊंगा शुरू से लेकर आखिर तक कि कैसे क्या हुआ। अब बाकी जज साहब पे देखते हैं फैमिली कोर्ट क्या डिसीजन देती है, इसके बाद मैं आपके सामने ये चीज रखूंगा। देखिए दोस्तों, आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस है, डीवी का केस है, 498 का केस है। आप सार को समझो। अगर आप सार को नहीं समझोगे और सांप के जाने के बाद जो लाइन बनती है उस लाइन को डंडे से पीटते रहोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। और अधिकतर हम में से लोग ऐसे ही हैं कि अवेयरनेस की कमी के कारण एक जो खिंची हुई लाइन है, लाइन ही को पीट रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 498 के अंदर उसने आपके ऊपर आरोप लगा दिए, डीवी के अंदर आरोप लगा दिए, 125 सीआरपीसी के ऊपर आरोप लगा दिए। 125 सीआरपीसी के रिप्लाई हम इस तरह से आजकल दे रहे हैं जिसका कोई लॉजिक है नहीं। हमको सीधा पता है कि कोर्ट ने क्या देखना है। कोर्ट ने आपकी कहानी देखनी नहीं है, लड़की ने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है। ठीक, कोर्ट ने एक चीज देखनी है, और वो चीज पता है क्या है? कोर्ट ने सिंपल ये देखना है कि आपकी अर्निंग कितनी है, उसकी अर्निंग कितनी है और कितना परसेंटेज काटा जाना चाहिए। बाकी सारी जस्टिफिकेशन अपने आप बन जाती है। आप कुछ भी लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार होता है जो चीज आप कह रहे होते हैं वो आपका जो वर्जन होता है वही आपको नुकसान कर सकता है, लेकिन आप सोचते हो मेरा वर्जन है, मुझे तो इसे लिखना ही है। आप उस वर्जन को छोड़ने को ही तैयार नहीं होते, और जो चीज आपको नुकसान कर सकती है उस चीज को भी आप मेंशन करके चलते हो। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि चीजों का प्रेजेंटेशन मैटर करता है। ऐसा भी एक हाल ही में मेरे साथ मामला हुआ है, जहां पर लड़की ने अपनी पिटीशन में जाने का रीजन ये बताया था एज यूजुअल कि लड़के ने और उसके परिवार ने धक्का मार के एक जोड़ी कपड़े में उसको भेज दिया। लड़के वालों का वर्जन ये था कि भाई ऐसा है, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन था, मैं भी खोल नहीं रहा हूं यहां पे। स्पेसिफिक रीजन था, इस वजह से वो गई। तो हमारा कहना यह है कि भाई जब लड़की खुद ही सारा झूठ बोल रही है तो आप अपनी तरफ से ये सब चीजें क्यों लिख रहे हो? कोई मीनिंग है क्या? उसके उसी के वर्जन पे रहने दो ना। आप सिंपल बोलो कि मैंने नहीं निकाला, अपनी मर्जी से गई है, विदाउट सफिशिएंट कॉज, विदाउट एनफ रीजन गई है। आप बिना मतलब की थ्योरी क्यों डालना चाह रहे हो बीच में? जितनी थ्योरी डालोगे उतना आप उसमें फंसते चले जाओगे। एक मामला था जहां लड़के ने बोला कि भाई लड़की तो इसलिए गई थी क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। ठीक, उसने अपना वर्जन बोला और ये झूठ बोल रही है कि धक्के मार के बाहर निकाला। जजमेंट पता है क्या आया? मजिस्ट्रेट साहब ने लिख दिया है वो बिना किसी कारण से नहीं गई थी, वो तो पढ़ने के लिए गई थी। यानी अपना मामला खुद खराब कर लिया। तो यानी दोस्तों, सच्चाई क्या है, आपका वर्जन क्या है, कोर्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, आपने तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात कोर्ट को बताई थी और कोर्ट ने आप ही की बात को पकड़ के आपके अगेंस्ट जजमेंट कर दिया। ऐसा ही होता है। एक मामले में यह था कि लड़के ने लिख दिया कि भाई लड़की गई थी, उसके परिवार में कोई एक्सीडेंट हो गया था, जो सत्यता थी, उनको देखने गई थी। कोर्ट ने इसी चीज को जजमेंट में लिख दिया कि आप कह रहे हैं कि बिना किसी कारण के गई थी, लेकिन उसके पास तो कारण विद्यमान था, उसके पिता की भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो तो उसको देखने के गई थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिना कारण से अलग रह रही है। होपफुली मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी जितना कम बोलोगे उतना फायदे में रहोगे। सिंपल उसने आपके ऊपर एलिगेशन लगा रखे, सिंपल डिनायल कर दो ना। अब एक लड़की लिख रही है मैंने इतना सोना चांदी का मेरे पापा ने खर्च किया, मम्मी ने खर्च किया, मम्मी ने एफडी तोड़ी, इतना नकदी में दिया, 10 लाख खर्च कर दिया, 11 लाख खर्च कर दिया। आपका कहना है सर ये पूरा का पूरा पैराग्राफ झूठा है। अब आप एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देते हो। रिसेप्शन हमने बुक किया था, वो फला फला होटल था, हमारी तरफ से इतने लोग आए थे, इतना खर्चा हुआ था, इतने रुपए उन्होंने दिए थे, इतने हमने दिए थे। क्यों सब कहानियां बना रहे हो? क्यों सब लिख रहे हो? फिर लास्ट में लिखते हैं 10-11 लाख खर्च नहीं हुआ था साहब, 4-5 लाख खर्च हुआ था उनका। क्या मतलब क्या है ये सब लिखने का? वो उसने उस पैराग्राफ में आपके अनुसार पूरा झूठ बोला है। आप सिंपल लिखो ना कि जितना कुछ भी इसने इस चरण संख्या के अंदर बोला है सब कुछ असत्य है, सब कुछ मुझे अस्वीकार है, ऐसी कोई घटना कभी कारित ही नहीं हुई, जो कुछ बोल रही है बढ़ा चढ़ा के बोल रही है। और सत्यता यह है कि शादी ब्याह में दोनों ही पक्षकारों की तरफ से रीति रिवाजों के अनुसार उपहारों का लेन देन हुआ है और स्वेच्छा से हुआ है, बिना किसी दबाव के हुआ है। और जो वादनी है उसने ये नहीं बताया कि हमने भी उसको सोने चांदी की जेवर दिए थे, उसने केवल अपने पक्ष की बात रखी, बढ़ा चढ़ा के माननीय न्यायालय को गुमराह किया है। बात खत्म। हम क्यों जस्टिफिकेशन देने बैठे किसी भी चीज का? मुकदमा उसका है ना, वो कह रही है उसने 20 लाख रुपए खर्च किए थे, तो करने दो ना उसको साबित कि उसने 20 लाख रुपए खर्च किए थे। हमने तो मना कर दिया, हमारे लिए उतना सफिशिएंट है। जो सच बात है हमने कहा झूठ बोल रही है, बात खत्म। लेकिन दोस्तों, हर एक लाइन का जवाब देना, हर एक लाइन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता।
जितना जरूरी है उतना काम करो। बहुत से लोग होते हैं ऐसे ना, लाइक अभी पीछे एक केस हुआ था 125 CRPC का, उसका बहुत बढ़िया जजमेंट हमारे फेवर में आया है, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था। उस केस के अंदर जब आर्ग्यूमेंट हुए तो हमने वर्बल के साथ साथ रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी दिए थे। तो रिटर्न आर्ग्यूमेंट में हमने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे थे। लड़के का कहना यह था, सर 2 साल पहले इतने बजे इतने समय मैं उसको लेने के लिए वहां पे गया था, उसने ऐसा किया था, फिर ऐसा हुआ, फिर इतने दिन में वहां पे रहा, फिर इतने दिन में मिल नहीं पाया अपनी बच्ची से, और फिर ऐसा, फिर उसको लेने में इतनी तारीख को फिर गया था। वो अपनी कहानी उसने बता दी। बोला ये भी लिखो इसमें। मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा, कराना है आपको मेरे से कराओ, विश्वास हो तो, नहीं कराना मत कराओ, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। खैर फाइनली लड़का समझा कि ठीक है यार, कुछ कह रहे तो किसी वजह से कह रहे होंगे। और एक्चुअल में जब उसमें हमने वो आर्ग्यूमेंट सबमिट किए जो कि बहुत टू द पॉइंट थे, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब उसमें WS सबमिट किया गया था ना, यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 35 से 40 पेज का था। और जरा सी पिटीशन का WS 35-40 पेज का, और मेंटेनेंस बनता था 30,000 रुपये पर मंथ। और जब हमने आर्ग्यूमेंट दिए तो इतने से आर्ग्यूमेंट थे, लेकिन टू द पॉइंट थे। 30,000 से आ गया 5,000 रुपये। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आई थिंक इस पर मैंने 1 महीना पहले लगभग वीडियो बनाया था। तो दोस्तों कहने का मतलब है ना कि कम बोलो, उतना बोलो जो इफेक्टिव हो, बस टू द पॉइंट नहीं बोल रहे हो। इधर उधर की कहानियां अगर आप बता रहे हो उसका कोई मीनिंग है नहीं। उन कहानियों में आपने उलझना है, और उन्हीं कहानियों में से आपके खिलाफ कुछ चीज ढूंढ ली जाएगी जो कि कई बार जजमेंट का हिस्सा भी बन जाती है। तो क्यों ये मौका देते हो भाई? 10 पॉइंट लड़की ने लिखे, 10 पॉइंट में आपका कहना है सारा गलत लिखा, आपने सिंपल 10 पॉइंट को डिनाई कर दिया, और जो मेन पॉइंट था आपका उस पर आ गए कि भाई मेरी इनकम इतनी नहीं, इतनी है, झूठ बोल रही है, ठीक, और इसकी इनकम ये बता रही है कुछ नहीं है, इसकी इनकम इतनी है, ठीक, वो चीज खोल दिया आपने। और एक आपने वो पॉइंट खोल दिया कि भाई अपनी मर्जी से मायके से गई है, बिना किसी रीजन के गई है, और जो अगर आपके पास कुछ है थोड़ा बहुत एविडेंस उसका उल्लेख कर दिया, बात खत्म। इतना सा होता है मेंटेनेंस का रिप्लाई। इन शॉर्ट वो बात अलग है कि लीगल तरीके से उसको बनाया जाता है, लिखा जाता है, लेकिन होता रिप्लाई यही है। अब आपकी मर्जी है, ऐसा रिप्लाई दे लो या फिर बनाओ उसको, जितनी थ्योरी लिख सकते हो लिखो, लिखने पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोर्ट के पास आपको लगता है इतना टाइम होता है इतने मोटे मोटे जो आप वहां देते हो WS? कोई नहीं पढ़ता, काम की बात देखता है हर कोई, ठीक है, जज साहब है चाहे वकील साहब है, हमको टू द पॉइंट देखना है। टू द पॉइंट बता दो भैया, बात खत्म हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल कोई बात कर रहा है अपने केस के रिगार्डिंग, वो बताता ही रहता है। अब हम उसके सेटिस्फेक्शन के लिए उसको सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके सेटिस्फेक्शन की परवाह ना करें, सीधा पॉइंट पे आ जाए ना, तो बात सिर्फ इतनी सी होती है। वो उसने कहा जी मेरा मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा है, कितने केस हैं? 3 केस हैं, किस किस स्टेज पे? ये करना है आपको, बात खत्म। पीछे की कहानी से हमें क्या मतलब, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया? आज के समय पे जो आपकी FIR, आप मुझे बता दो ये झूठी है कि सच्ची है, बात खत्म हो गई ना। हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है या प्रॉब्लम का हिस्सा बनना है? और प्रॉब्लम का हिस्सा अगर हम बनेंगे, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सुनेंगे जितनी भी हुई, उसके रिगार्डिंग आपके पास कुछ एविडेंस भी होंगे, उन्हीं एविडेंस को लेकर के आप सबसे ज्यादा परेशान होते रहते हो, क्योंकि आपको लगता है एविडेंस हमें बहुत सपोर्ट कर देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई सपोर्ट करता नहीं है। एविडेंस का जो हवाला होता है वो आपको देना होता है ट्रायल पे, और ट्रायल से पहले हमें तो मुकदमे निपटाने हैं भाई, हमें तो ट्रायल लड़ना ही नहीं है। तो आप सोचिए ना प्रैक्टिकल क्या है। तो कथा कहानियों को साइड में करो, टू द पॉइंट वाले बनो। जो ज्यादा लिखता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लड़की भी जहां अपनी पिटीशन में बहुत ज्यादा लिखती है, बहुत मिस्टेक्स निकल, उन्हीं मिस्टेक से कई बार मुकदमे लड़के के पक्ष में निकल आते हैं। इसी तरह से लड़के के लिए भी है, WS में जितना कम बोलेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद करता हूं जो प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो में इतनी देर से, वो आपको समझ में आ गई होगी, और आगे के लिए आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, और बहुत टू द पॉइंट मुकदमे अपने लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।